वो खुद ढांचा बनाते हैं और तोड़ देते हैं। और राजेंद्र कुमार ने इन पर एक टिप्पणी लिखी है, निराला छायावाद के रूपायन के ही नहीं रूपांतरण के तो रूपांतरण इसी अर्थ में कि उनकी जड़ें जहाँ से शुरू होती हैं वह हिंदी कविता को दूर तक रोशनी देती हैं और वह विविध तरह की कविताएं लिखते हैं। हिंदी आलोचना में साथियों रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले उनके लिए वह वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा का एक शब्द प्रयोग किया था और उसी विभाग से श्री प्रकाश शुक्ल ने आलोचना में निराला पर लिखते हुए जो किताब महामारी और कविता आई है उसमें आप पढ़े होंगे, तो उन्होंने लिखा कि निराला की कविता बीमारी और बसंत के द्वंद्व पर खड़ी होती है, यानी उस पर वो डेवलप। तो ये दोनों जो टिप्पणियां हैं, माने वह वस्तु स्पर्शनी और बीमारी और बसंत के द्वंद्व में जो कविता की बात आती है, ये दोनों असल में निराला के कविता के विषय को लेकर के की गई टिप्पणियां हैं। माने उनके कला पक्ष को उस तरह नहीं ये संबोधित, जो किस मुद्दे पर वो कविता लिख रहे हैं। और यह बात इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माने छायावाद हिंदी कविता का साथियों वह समय है जब हिंदी कविता खड़ी बोली में खड़ी हो रही थी। द्विवेदी युग तक हिंदी कविता खड़ी बोली में उस तरह निखर नहीं पाई थी या उस तरह की ताकतवर कविता नहीं बन पाई थी, वो बन रही थी। लेकिन छायावाद पहला काव्य आंदोलन है जब नई तरह की हिंदी में हिंदी कविता अपनी पूरी ताकत का आभास दुनिया को देती है, नहीं साहित्य और कला जगत को देती है। तो उसकी जो असल टक्कर है वो रीत काल से, माने रीतवाद से है छायावाद की जो टक्कर। तो रीत काल में या रीतवाद का जो दौर है उसमें श्रृंगार और दैहिकता और मांसलता मुख्य विषय, तो उसके खिलाफ एक तरीके का माने विषय चयन में जो नई चीज़ लानी है कि हम देहवादिता पर, स्थूलता पर, मांसलता पर, श्रृंगारिकता पर ही भी कविता नहीं लिखेंगे। हालांकि इसके पहले द्विवेदी युग और भारतीय युग में राष्ट्र प्रेम और माने तमाम सामाजिक मुद्दों पर कविताओं के विषय का मुद्दा उभर चुका था, लेकिन कविता नहीं माने क्वालिटी कविताएं जो हैं छायावाद में आई। और जो अभी जूही की कली कविता की ज़्यादा बातचीत सबने की, मैं जानबूझकर उस पर अपनी बात रख दूँ कि देखिए जूही की कली कविता इसीलिए क्रांतिकारी कविता है क्योंकि प्रेम पर या श्रृंगार पर माने निराला ने दिखाया कि उसी विषय पर कैसे अलग तरीके से लिखा जा सकता है। रीतकाल में भी श्रृंगार पर लिखा जा रहा था, प्रेम पर लिखा जा रहा था, लेकिन प्रकृति के जो है उपादानों को उन्होंने उठाया और ये दिखाया कि जो दैहिकता आ रही है प्रेम के चित्रण में, दैहिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी जगह जो प्रकृति का सूक्ष्म संस्पर्श है, वह जो सुवास है उसकी वो कविता में आता है। और जूही की कली कविता में सबसे जो माने विलक्षण बात है कि वो जो जूही है माने नायिका का जो प्रतीक है, उसका प्रियतम दूर चला गया है, लेकिन फिर भी वह संदेह नहीं करती या वह डरती नहीं कि किसी दूसरे से न वो प्रेम कर। जैसे कि नागमती आप मध्यकाल की कविता पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं वो नायिकाओं के मन में ये संदेह है, ये समस्या है कि या प्रियतम माने बाहर चले गए हैं, वो किसी दूसरे के जो है प्रेम में न पड़ जाए और इस तरह का जो मन है। लेकिन निराला की जूही की कली की जो लड़की है उसका जो मन है वो आधुनिक लड़की का मन है, उसके अंदर एक खास तरह का आत्मविश्वास जो उसको अपने प्रियतम के बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं। ये बात हरिऔध की राधा कह चुकी है। आप अगर हरिऔध को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि प्यारे जावे जग हित करें देह चाहे न आवे, माने बाहर आप जाइए, जनता का कल्याण कीजिए, हमारी चिंता ना करिए, हम खुद को संभाल लेंगे। ये जो आधुनिक लड़की का मन है वो हिंदी कविता में उभरना शुरू हो गया था। तो जूही की कली कविता को इस ओर से भी देखें। और जैसे वर्दे मीणा वादनी का भी बहुत जिक्र आया, वर्दे मीणा वादनी में नवता का आग्रह तो कवि करता है, इस पर यह आरोप लग सकता है वो एक हिंदू देवी पर लिखा गया गीत है। एक बार इस पर विवाद बहुत हुआ था और इसी नाते उसको धार्मिक कविता का आरोप का माने उस पर चस्पा चढ़ाया गया। लेकिन आप देखेंगे तो वर्दे मीणा वादनी जैसी कविताएं असल में यह भी रूढ़ी और धर्मांता या धार्मिक तरह की जो रूढ़ियाँ हैं उस रूढ़िवाद के खिलाफ लिखी गई कविता। उसमें वो माने देश प्रेम की और सांस्कृतिक जागरण की भावना साफ साफ व्यक्त होती है। वो कहते हैं कि ये स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव है ना, तो वो अमृत मंत्र क्या है
वह भी स्वतंत्रता की जो बात है और नवता की जो पुकार है, वह असल में जो परंपरागत माने मध्यकालीन समय में जो धर्म और भक्ति को लेकर, या आज हमारे समय में जो धर्म और आस्था को लेकर जिस तरह की जकड़बंदी या रूढ़िवादी या परंपरागत सोच लगातार काम करती है, तो धर्म के खिलाफ नहीं वो कविता, धर्म के भीतर से कैसे मानवता की स्वतंत्रता और उसकी करुणा और उसके प्रेम का एक जमीन रची जा सकती है, ये इसके आइकान निराला हो सकती है। ये बात ठीक है कि निराला ने तुलसीदास जैसी कविता लिखी, और उसमें माने हिंदी में बहुत कम कविताएं हैं जो उस तरह माने मुस्लिम जो है उसके खिलाफ लिखी, मुस्लिम दमन को रेखांकित करी, बहुत कम कविता है। ये बहुत दिलचस्प और आश्चर्यजनक है कि जिस भक्ति काल में तुलसीदास वगैरह हुए और जो अकबर और मुसलमानों का दौर है, उस समय की कविताओं में लगभग मुस्लिम जो दमन है उसका जिक्र नहीं मिलता। यह भी एक माने सवाल है। लेकिन निराला की इस कविता में वो शीतलच्छाया सांस्कृतिक सूर्य वो आता है कि माने उनके आक्रमण से हिंदू संस्कृति और उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके आधार पर कई बार निराला के जो है दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा उनका उपयोग अपने पक्ष में कर ले जाने का एक जो है संदर्भ उभरता है। लेकिन आप निराला को समग्रता में पढ़ेंगे तो निराला ने अपने लेखन में उस चीज़ को बार बार जो है दर्ज किया है कि हिंदू होना या भारतीय परंपरा और संस्कृति का होना वह एक सच्चाई है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, वह भी एक हकीकत। तो उसके भीतर से कैसे हम एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक और तर्कसम्मत जीवन पद्धति विकसित कर सकते हैं, वो कविता इसका सबूत है। इसी नाते जो दलित विमर्श के अभी एक लेख आया सर जो है दलित विशेषांक के जो गाँव के लोग पत्रिका में कमल भारती का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा, उसका शीर्षक है लेख का राम की शक्ति पूजा द्विज मनोभाव की कविता, ये शीर्षक है। यानी इस तरह के माने दलित विमर्श से संबंधित और भी कई विचारधाराओं से संबंधित लोगों ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं, जिसमें ये ऐसा लगता है कि तुलसीदास को इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए या निराला को इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण थे और वो हिंदू संस्कृति के कहीं न कहीं माने उपयोग कर लिए जाने लायक उनके यहाँ सामग्री मिलती है, माने उनको गलत तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यही हम आलोचकों या इस तरह की विचार गोष्ठियों या पुलिया प्रसंग जैसी संस्थाएं जगहों का यही महत्व है कि उन संदर्भों को हम करेक्ट करें। ऐसे कवियों ऐसे रचनाकारों को न तुलसी को हमें, तो वो हमारी संस्कृति का जरूरी हिस्सा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू संस्कृति के पक्ष में ले जाया जा सकता है। निराला को कविता अपने राम की शक्ति पूजा वो लाइन हम पढ़ते हैं दोस्तों कि वो कहते हैं कि जो है वो शक्ति वाला जो है लाइन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो शक्ति की जो मौलिक कल्पना जो बात करते हैं और जो कहते हैं कि शक्ति जो है रावण के पक्ष में चली गई है, असल में निराला का संघर्ष शक्ति के इसी पक्षांतरण का संघर्ष कि जो गलत लोगों को हम ताकतवर मानने लगे हैं उन्हें खींच के लाइए और पब्लिक ओपिनियन बनाइए कि जो सही लोग हैं, जो इस तरह का काम करने वाले सांस्कृतिक माने मूल्यों के लोग हैं, उनमें ताकत है। तो निराला की कविता एक तरह से इस बात का भी जो है माने उसकी पुकार करती है। और जैसे दलित विमर्श वगैरह में ये माना गया तोड़ती पत्थर कविता को लेकर ही कि तोड़ती पत्थर कविता किसी भी तरीके से जो है दलितों की कविता नहीं हो सकती, वह कोई उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव करने वाली कविता नहीं है। लेकिन निराला के यहाँ जिस तरह की दलित चेतना की कविताएं मिलती हैं, उनके विचार मिलते हैं, उससे ये बात तो कम से कम मानी ही जा सकती है कि उस समय निराला वो ज़मीन तैयार कर रहे थे या उनकी कविता हिंदी कविता में वो ज़मीन तैयार कर रही थी, जिससे आज का जो दलित साहित्य या उस तरह का साहित्य है वह उस पर खड़ा हो सकता है। आप देखें सुधा पत्रिका में उनका निबंध था राजनीति के लिए आवश्यक योग्यता, उसमें उन्होंने लिखा कि इसीलिए तोड़कर फेंक दीजिए जनेऊ क्योंकि यह बड़प्पन का भ्रम पैदा करता है, और सम स्वर से कहिए कि मैं उतनी ही गरिमा रखता हूँ जितना मेरा नीच से नीच पड़ोसी भंगी या चमार रखता है। ये उनका कथन। और जो तमाम कविताओं का संदर्भ अभी निखिल वगैरह दे भी रहे थे वो है, वो हिंदी के एक ऐसे बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज में जो अछूत, यानी कैसे अपर कास्ट या हिंदू समाज का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें भी पैदा होकर उसके भी अपने अंतर विरोधों का शिकार कोई हो सकता है, जो तुलसी के यहाँ आप पाते। तो निराला एक जो है माने हमारे सामने एक ऐसी मसाल की तरह है जो हिंदी कविता को उन तमाम अंतर विरोधों के बीच से पढ़ने के लिए बुलाते हैं
और हर तरह की जड़ता और हर तरह की चलती हुई यथास्थितिवाद के खिलाफ उनकी कविताएं खड़ी होती हैं। आज का कोई कवि माने शमशेर से लेकर श्री प्रकाश शुक्ल तक कोई कवि अगर किसी तरह की नवता और अपने समय की जड़ताओं और माने चलती हुई यथास्थिति से टक्कर लेगा तो वह स्वाभाविक तौर पर उसके सामने निराला का साहित्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामना देता हूँ और जो है इस अच्छे कार्यक्रम के लिए सर को भी और पूरी प्रसंग के सभी साथियों को धन्यवाद।